हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। हिंदी के इस सेशन में हम 40 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। इस प्रैक्टिस श्रृंखला की आज 19वीं क्लास है। ये क्लास उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, बिहार पुलिस, यूपी टेट, सी टेट सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रैक्टिस सेट 18 में जो आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया था जिसका आंसर आपको देना था, ओष्ठाकृत के आधार पर स्वर हैं, तो इसका राइट आंसर है 2, वृत्तमुखी और आवृत्तमुखी। वृत्तमुखी के अंतर्गत दोनों ओ और अ आते हैं। आवृत्तमुखी के अंतर्गत आ, दोनों ई और दोनों ए आते हैं। इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? ऑप्शन है असमिया, उड़िया, कन्नड़ या फिर बंगला। तो द्रविड़ परिवार की भाषा कन्नड़ है। इसका राइट आंसर सी है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। तो पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। इसका राइट आंसर जो है डी है, खड़ी बोली। आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली। इसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। और ब्रज भाषा। पांचों इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली और ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, लड़का धीरे धीरे चल रहा है। इस वाक्य में धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ऑप्शन है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, बी है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, सी है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, डी है कालवाचक क्रिया विशेषण। तो लड़का धीरे धीरे चल रहा है, इस वाक्य में धीरे धीरे में रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। इसका राइट आंसर ए है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने पर सही उत्तर होगा। यहाँ आप लोगों को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है। तो ऑप्शन है वह पंडित है, पूर्ण विराम, वह हठी है, पंडित होने के कारण वह हठी है, सी है वह पंडित है किंतु हठी है, डी है वह पंडित होते हुए भी हठी है। तो इसका राइट आंसर जो है सी है, यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है। जब आप लोग इसको संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करेंगे तो इसका सही उत्तर होगा कि वह पंडित है किंतु हठी है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रेम सागर में कौन सा समास है? ऑप्शन है बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या फिर द्विगु समास। तो प्रेम सागर में तत्पुरुष समास है। इसका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन है संबंध, सरल, उदाहरण या फिर संक्षेप। तो समास का शाब्दिक अर्थ जो है संक्षेप है। इसका राइट आंसर डी है। जैसे यहाँ दिया है ना प्रेम सागर, तो इसका जब विग्रह करेंगे तो होगा प्रेम का सागर, लेकिन जब इसको संक्षेप में लिखना हुआ तो प्रेम सागर हुआ। इसी को बोलते हैं संक्षेप। ठीक, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन है कलेश, क्लेश या फिर क्लेश या फिर क्लेश। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग दीजिए। तो इसका राइट आंसर जो है बी होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन है पत्ता गिर पड़ा पेड़ों से,
बी है पेड़ से पत्ता गिरा, सी है पेड़ में से पत्ता गिरा, डी है पेड़ की पत्ता गिरी। तो शुद्ध वाक्य का आप लोगों को चयन करना है। इसका राइट आंसर जो है बी है, पेड़ से पत्ता गिरा। ध्यान रखिएगा, आप लोग जब वाक्य शुद्धि का क्वेश्चन किया करिए तो अच्छे से उसको पढ़ने के बाद ही आंसर दिया कीजिए। अगला क्वेश्चन है, कृपा किस शब्द का विलोम है? ऑप्शन है कोप, कटु, क्रूर या फिर क्रोध। तो कृपा कोप शब्द का विलोम है। इसका राइट आंसर ए है। क्वेश्चन सभी इम्पॉर्टेंट हैं, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। जो क्वेश्चन ना समझ में आए उसको वन लाइनर नोट डाउन कर लीजिएगा, इससे आपको एग्जाम के समय बहुत ही हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन है, पुष्प का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है कुसुम, परिजात, सरसिज या फिर अमृतत्व। तो पुष्प का पर्यायवाची जो है कुसुम है। इसका राइट आंसर ए है। इसके साथ ही फूल, सुमन, गुलशन, गुलबहार, मंजरी, प्रसून, ये सभी पुष्प के पर्यायवाची हैं। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ऑप्शन है स्त्री, भोजन, कमरा या फिर भाषा। तो बताइए आप लोग कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो है सी होगा। कमरा पुर्तगाली भाषा का शब्द है, इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। एग्जाम में पूछा जाता है कि कमरा किस भाषा का शब्द है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा। सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय, सी है सूरज धन उदय, डी है सूरज धन उदय। तो यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर बड़ा ऊ होना चाहिए और यहाँ पर भी बड़ा ऊ होना चाहिए। अब आप लोग इसका आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर बी है, सूर्य धन उदय, सूर्योदय। और सूर्योदय में गुण संधि है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निरंतर करने से, खाली स्थान भरना है आप लोगों को, निरंतर डैश करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। ऑप्शन है हंगामा, कार्य, प्रयास या फिर चित्कार। तो निरंतर प्रयास करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। इसका राइट आंसर सी है। इसी तरह से आप लोग भी डेली प्रैक्टिस सेशन को ज्वाइन किए हैं तो डेली प्रैक्टिस करते रहिए और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इससे आप लोगों की हिंदी बहुत बेहतर होगी, क्योंकि प्रैक्टिस ही एक माध्यम है जिससे आप किसी भी सब्जेक्ट के स्कोर को अच्छा कर सकते हैं। तो इसका आंसर सी है, निरंतर प्रयास करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। अगला क्वेश्चन है, इति और इति का सही अर्थ भेद है। ऑप्शन है पूर्णता, इच्छा, समाप्ति, विघ्न, सी है प्रारंभ, विश्वास, डी है पीड़ा, समापन। इति और इति, यहाँ पर सिर्फ छोटी ई और बड़ी ई का फर्क है, तो इसका आंसर आप लोग ध्यान से दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा बी है। इति का अर्थ होता है समाप्ति और इति का अर्थ होता है विघ्न, मतलब बाधा। अगला क्वेश्चन है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति के आधार पर सही अलंकार चुनिए। ऑप्शन है उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार या फिर अनुप्रास अलंकार। तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में रूपक अलंकार है। इसका राइट आंसर सी है, याद रखिएगा आप लोग। ये पंक्ति मीराबाई द्वारा रचित है, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विभाग के दो प्रकार हैं। यहाँ पर विभाग नहीं विभाव होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। तो विभाव के दो प्रकार कौन से हैं? ऑप्शन है आलंबन, उद्दीपन या फिर संचारी, स्थायी। सी है अनुभाव, स्थायी, डी है आलंबन, संचार।
तो विभाव के दो प्रकार होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। इसका राइट आंसर ए है। इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? ऑप्शन है स्वयंभू, सोमप्रभ सूरी, हेमचंद्र या फिर रामचंद्र। तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू थे। इसका राइट आंसर ए है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साहित्य के लिए, आप लोग याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? वीरकाल, आदिकाल या फिर चारण काल या फिर बीजवपन काल। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजवपन काल की संज्ञा दी है। इसका राइट आंसर डी है, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है, आप लोग याद रखिएगा, वीर गाथा काल। आदिकाल को वीर गाथा काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। और आदिकाल को चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरल सुभृत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। यह पंक्ति किस रचनाकार की है? जायसी की, तुलसीदास की, घनानंद की या फिर केशव की। तो यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरल सुवृत भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित। यह पंक्ति केशवदास की है। इसका राइट आंसर डी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। ऑप्शन है वत, कह, हावत या फिर आवत। तो कहावत शब्द में जो प्रत्यय है आवत प्रत्यय है। इसका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, परा उपसर्ग का अर्थ है। तो यहाँ आप लोगों को परा उपसर्ग का अर्थ बताना है। बाहर, भीतर, उल्टा या फिर आसपास। तो परा उपसर्ग का अर्थ होता है उल्टा। इसका राइट आंसर सी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आँख खुलना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन है ज्ञान होना, भ्रम में पड़ना, आँख किरकिराना या फिर लज्जा दूर होना। तो आँख खुलना मुहावरे का अर्थ है सही ज्ञान होना। इसका राइट आंसर ए है, ज्ञान होना। अगला क्वेश्चन है, कारक के प्रकार हैं। ऑप्शन है 7, 8, 9 या फिर 6। इसका राइट आंसर बी है। कारक के 8 प्रकार हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, लिख लीजिए आप लोग इसको, इम्पॉर्टेंट है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। संबोधन, इसको आप लोग याद रखिएगा कि कारक के 8 प्रकार हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सदा सच बोलना चाहिए, यह किस प्रकार का वाक्य भेद है? ऑप्शन है आज्ञावाचक, बी है संकेतवाचक, सी है इच्छावाचक, डी है संदेहवाचक। सदा सत्य बोलना चाहिए, यह इच्छावाचक वाक्य है। इसका राइट आंसर सी है। जैसे हम बोल रहे हैं कि सदा सच बोलना चाहिए, तो ये हमारी इच्छा है जो हम आप लोगों के सामने व्यक्त कर रहे हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जो खाने योग्य ना हो। ऑप्शन है अखाद्य, पथ्य,
अपाच्य या फिर अलभ्य। तो जो खाने योग्य ना हो वह अखाद्य होता है। इसका राइट आंसर ए है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है मूर्धन्य और ह्रस्व स्वर का उदाहरण कौन है। ऑप्शन है री, ए, उ और ई। तो यहाँ पर ये चारों ह्रस्व स्वर हैं। इसको आप लोग, अब इनमें से आप लोग पहचानिए कि मूर्धन्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर जो है ए है। री जो होता है इसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। ए का उच्चारण स्थान जो होता है कंठ तालु होता है। उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। और छोटी ई जो है इसका उच्चारण स्थान जो होता है तालु से होता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि मूर्धन्य और ह्रस्व का उदाहरण जो है री है। अगला क्वेश्चन है, पढ़ने में ठहरने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है उपसर्ग, प्रत्यय, संधि या फिर विराम चिन्ह। तो पढ़ने में ठहरने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। इसका राइट आंसर डी है। उपसर्ग वे होते हैं जो शब्द के आगे लगते हैं। प्रत्यय वे होते हैं जो शब्द के बाद में लगते हैं। संधि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच या फिर चीनी। तो श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ माना जाता है। इसका राइट आंसर बी है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ण का अर्थ नहीं होता है। ऑप्शन है रंग, सुंदर, जाति या फिर अक्षर। तो वर्ण का अर्थ सुंदर नहीं होता है। इसका राइट आंसर बी है। बाकी वर्ण का अर्थ जो होता है रंग भी होता है, जाति भी होता है और अक्षर भी होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो महात्मा गांधी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है? तो वो मैथिली शरण गुप्त जी हैं जिन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान दिया गया है। इसका राइट आंसर डी है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, चर्चा शब्द से बना विशेषण है। ऑप्शन है चर्चित, चर्चाएं, चर्चा या फिर चर्या। तो चर्चा शब्द से बना विशेषण जो है चर्चित है। इसका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन है प्रभाव, निर्माण, विवाह या फिर भाषा। तो यहाँ आप लोगों को स्त्रीलिंग बताना है। तो भाषा शब्द स्त्रीलिंग है। इसका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन है छाया, छाएं, छाओं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो छाया शब्द का जो बहुवचन होता है छाया ही होता है। इसका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पेड़ में कारक है। ऑप्शन है कर्म कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक या फिर करण कारक। तो पेड़ से पत्ता गिरा मतलब यहाँ पर अलगाव हुआ है। अलगाव में अपादान कारक होता है। अपादान का अर्थ ही होता है अलगाव। तो इसका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 5, 3, 4 या फिर 6। तो अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। इसका राइट आंसर सी है। पर्यायवाची, विलोम शब्द, समोच्चारी शब्द और अनेकार्थी शब्द। अगर अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पूछे तो 8 होते हैं। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? ऑप्शन है मिश्रित शब्द हैं, रूढ़ शब्द हैं, योग रूढ़ शब्द हैं या फिर यौगिक शब्द हैं। तो पंकज, जलज ये सभी योग रूढ़ शब्द हैं। ठीक, सॉरी, योग रूढ़ शब्द हैं। इसका राइट आंसर सी है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द, वर्ण, वाक्य या फिर पद? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। इसका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, गुरु स्वर किसे कहते हैं? ऑप्शन है दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर या फिर ह्रस्व स्वर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गुरु स्वर दीर्घ स्वर को कहते हैं। इसका राइट आंसर ए है। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर और लघु स्वर भी कहते हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 25 है, 8 है, 7 है या फिर 33 है? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। इसका राइट आंसर ए है। व्यंजन की संख्या 33 है। स्पर्श वर्ग में जो होते हैं, स्पर्श व्यंजन जो होते हैं उसमें 5 वर्ग होते हैं। क वर्ग के सभी वर्ण, च वर्ग के सभी वर्ण, ट वर्ग के सभी वर्ण, त वर्ग के और प वर्ग के, इन सभी वर्ग के 5 वर्ण होते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। आप लोग याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, जो ध्वनियाँ न स्वर हैं न व्यंजन, इन्हें क्या कहते हैं? अस्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं या फिर अयोगवाह कहते हैं? तो जो ध्वनियाँ न स्वर हैं न व्यंजन हैं उन्हें अयोगवाह कहते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। अंक और अह ये अयोगवाह हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों को आंसर देना है। इसका क्वेश्चन है, कंठ स्वर है। ऑप्शन है अ आ, ए ऐ, उ या फिर ओ अ। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और 40 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों की सही हुए हैं, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। ईमानदारी पूर्वक आंसर दीजिएगा कि कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही है। और क्लास पसंद आई हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए जिससे उनको भी सहायता मिल सके। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं कल की क्लास में।